सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ चुके हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के फाउंडर। सुदीप, गुड आफ्टरनून, स्वदेश पे स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि आप कैसे इस समय देख रहे हैं इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का ट्रेड। पिछले टाइम हमने देखा इंडिया मजबूत रहा, पॉजिटिव टिल्ट के साथ रहा, पूरी दुनिया में करेक्शन रहा, लेकिन अब हमें उसका प्राइस देना पड़ रहा है। पूरी दुनिया रिबाउंड कर रही है, मजबूती है वहाँ पे, लेकिन हम एक रेंज में अटके हुए हैं। कितना और समय आपको लगता है ये टाइम करेक्शन चलेगा? सबसे बड़ी बात है ग्लोबल इन्वेस्टर का रिस्क ऑन मूड है या नहीं। जो स्थिति अभी बनी हुई है वहां पे भी यूएस में भी एक अनसर्टनिटी है। जैसे हमने कल देखे हैं जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा थे और पहले तो एक ऐसा माहौल बन रहा था कि यूएस फेड शायद एक ग्रेजुअली दे विल मूव टुवर्ड्स रेस्ट्रिक्टिंग द रेट हाइक्स, कि रेट हाइक आना कम हो जाएगा, शायद एक हाइक आएगा पर उसके बाद नहीं आएगा। पर इन्फ्लेशन बहुत ही जिद्दी इन्फ्लेशन है और इसको निकालने के लिए शायद यूएस फेड को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी और इंस्टेड ऑफ वन दे मे हैव टू गो फॉर सेकंड हाइक आल्सो। और ये एक अनिश्चयता ला रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर का एक रिस्क ऑन मूड नहीं आ रहा है और इसके कारण निवेश नहीं आ रहा है और जो भी एफआईआईज का अगर रुख करे तो वहाँ बिकवाली दिख रही है। और एक ट्रेंड इस साल के शुरू से साफ था कि वो एफआईआईज इंडिया में बेच रहे हैं और बाकी एशियन कंट्रीज, चाइना इंक्लूडिंग, वहाँ पे निवेश कर रहे हैं क्योंकि एक वैल्यूएशन का बहुत बड़ा गैप था और उसी का अपॉर्चुनिटी लेके इंडिया में प्रॉफिट बुक कर रहे थे और चाइना जैसे अदर एशियन इकोनॉमीज में निवेश कर रहे थे। तो ये ट्रेड हम लोगों को लगता है अभी खत्म नहीं हुआ और इसके साथ साथ क्योंकि एफआईआईज निवेश नहीं कर रहे हैं खुल के, रिस्क ऑन मूड नहीं होने के कारण इंडियन मार्केट्स में थोड़ा दबाव है और एक रेंज बाउंड स्थिति बना हुआ है इंडियन मार्केट्स में। बिल्कुल न्यूज़ फ्लो स्पेसिफिक मूवमेंट काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। जैसे आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जिस कंपनी का मैनेजमेंट, जिस कंपनी का कुछ खबर आ रहा है उसी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट फ्लैट जैसा पड़ा हुआ है और फ्लैट भी इसीलिए है क्योंकि डोमेस्टिक इन्फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है। जो एसआईपी के आंकड़े आ रहे हैं उससे ये साफ है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी बरकरार है। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। आप सुदीप, दुनिया भर में आप ट्रैवल करते रहते हैं काम के सिलसिले में और यहाँ भारतीय इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी में बहुत ज़्यादा आपको व्यू है, पल्स है। ये जो बात है कि इंडियन इन्वेस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है और वो जनरली भी वो कोई मतलब ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो कोई एहसान कर रहा है। इंडियन इन्वेस्टर 25-30 साल से अंडर इन्वेस्टेड था एक्विटी एज अ एसेट क्लास की तरफ। अब वो रीलोकेट करके बैलेंस आउट कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियोज। इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर का जो हिस्सा है शेयर होल्डिंग का इंडियन इक्विटी का, वो 5 क्वार्टर से लगातार बढ़ता हुआ अब लाइफ टाइम हाई पे करीब 25% आ गया है। ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड दिखता है आपको या ये सब भाव के खिलाड़ी हैं जैसा कहते हैं? बाजार अभी अच्छा है, वाइब्रेंट है, इसलिए आ रहे हैं, थोड़ा करेक्टिव फेज में आ गया तो जा भी सकते हैं, ये रिस्क है बाजार को? कह रहे देखिए, इंडिया रिटेल इन इंडिया, इंडियंस एज सच वेर अंडर इन्वेस्टेड इन इंडियन कैपिटल मार्केट। और आज भी जब किसी से बात होता है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेस्ट इन क्लास रिटर्न अगर किसी को चाहिए तो उनको इक्विटी में जरूर निवेश करना पड़ेगा। कभी डेट में थोड़ा रिटर्न अच्छा मिल सकता है, कभी और किसी एसेट क्लास में थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी इज अ बेस्ट ऑप्शन। और इस साल की भी अगर बात करें, मैं कैलेंडर ईयर 23 की बात कर रहा हूँ, तो इक्विटी जरूर आपको अच्छा रिटर्न देगा। इंडियन इक्विटी 15% प्लस का रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन इक्विटी देगा ऑन एन एवरेज। तो अगर ये भी आप कंपेयर करें एनी अदर एसेट क्लास से तो मुझे तो लगता है ये बहुत ही बेहतर है। और ऐसी बात यहाँ पे ये है कि निवेशक को मार्केट में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल हमने जो देखा है कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, अब वो स्थिति नहीं रहा। अभी थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, उसके बाद ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी कुछ दिक्कतें थी, इन्फ्लेशन हाई था, रूरल डिमांड, रूरल कंजम्पशन, रूरल इनकम में थोड़ा दबाव था। धीरे धीरे हम लोगों को लगता है वो करेक्शन आएगा और सेकेंड हाफ
ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ये स्थिति सुधरेगा, यही उम्मीद है। रही बात इंडियन इन्वेस्टर कोई दबाया है तो भाग जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। हमने देखा था पिछले करीब 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स मार्केट में निवेशित रह रहे हैं। कोई पैनिक सेलिंग इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है। रिटेल भी पैनिक करके निकल नहीं रहे हैं और ये एक मार्केट मैच्योरिटी का एक साइन है और हम लोग मानते हैं कि ये जरूर रहेगा। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। एसआईपी का आंकड़े देखिए, मार्केट गिर रहा था, उसके बावजूद एसआईपी बंद नहीं हुआ। एसआईपी के आंकड़े तगड़ा है। तो ये तो सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि इंडियन निवेशक अब इक्विटी पे भरोसा कर रहे हैं। राइट सुदीप, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल भरोसा कायम है जब भी डीआईएस का फ्लो भी बना हुआ है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि FY24 के सेकेंड हाफ से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, तब तक बाजार एक रेंज में रह सकता है। यानी अभी 2 और क्वार्टर का एक टाइम वाइज या फिर कुछ समय तक प्राइस वाइज करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसमें कौन से सेक्टर फिर भी कंपैरेटिवली बेटर बेट्स होंगे आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक चीज पहले बताना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन इकोनॉमी और रूरल कंजम्पशन एक परसेप्टेबल रिकवरी सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल से देखने को मिलेगा, क्योंकि हर चीज का थोड़ा टाइम लगता है। यही मेरा उम्मीद है। मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट में तो सबसे बड़ी बात होगी कि यूएस का जो FIIs का मूड, और ये मूड डिपेंड करेगा यूएस इंटरेस्ट रेट, यूएस इन्फ्लेशन और यूएस फेड के जो एक्शंस है उसके ऊपर। अगर FIIs का रिस्क ऑन मूड आ गया तो जबरदस्त फ्लो आना चालू हो जाएगा इंडियन मार्केट्स में और मार्केट शायद पिकअप करेगा बिफोर एक्चुअली रूरल कंजम्पशन पिक्स अप। और एक बात यहाँ पे ये है कि मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करना चालू करता है। तो अगर सबको लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फिस्कल इकोनॉमी रिवाइव करेगा, तो शायद उसके थोड़ा पहले ही हम लोग देखेंगे मार्केट रिवाइवल चालू होगा। अगर सेक्टर्स की बात करें स्पेसिफिकली, जो आपका सवाल था, तो देखिए सरकार ने बजट में ऐलान किया है बहुत बड़ा कैपेक्स का, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार के तरफ से हो रहा है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा फायदा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स सेक्टर को मिलेगा और इसी में निवेशक को जरूर ध्यान देना चाहिए। ये डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है और सरकार की तरफ से जो इतना बड़ा केपेक्स आएगा उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। लार्सन टुब्रो जैसे दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करता हूँ, आपके सिस्टर चैनल में निवेशकों के लिए बता चुका हूँ कि अभी भी बहुत अच्छा लगता है खरीदारी के लिए लार्सन टुब्रो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में और कंपनीज, छोटे मझोले कंपनीज भी देख सकते हैं जिनका बैलेंस शीट क्लीन है। कैपिटल गुड्स आप भी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, Siemens, ABB का बहुत अच्छा रिटर्न दिया। आने वाले दिनों में और भी अच्छा परफॉर्मेंस होने की संभावना है। सुदीप, गुड आफ्टरनून। वेरी वेल सेड। बजट में जो एलोकेशंस और केपेक्स की तरफ सरकार का फोकस बढ़ा है, उससे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स थीम बढ़ती हुई दिखेगी। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंटल होगा, लेकिन बजट में ही रेलवे क्षेत्र के लिए भी अनुमान था और कुछ हद तक वहाँ पर भी फैसले निकल कर आए हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें, कुछ तमाम स्पेसेस हैं जिस पर बजट में खास तौर से फोकस भी किया गया था। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गुड्स और इंफ्रा, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर फोकस रहेगा, और साथ ही कोई सेक्टर जिससे दूर रहने की अगर हिदायत आप दे रहे हैं वो भी अब बताएं। हाउसिंग में ध्यान दे सकते हैं। कुछ दिक्कतें हाउसिंग में थी और कुछ बजट में चेंजेस आए हैं जो कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जम्पशन लेके फॉर 10 करोड़ एंड अबव इन्वेस्टमेंट, बट ये बहुत ही एक छोटा सेगमेंट है, तो अगर हम उसको इग्नोर करें फॉर द टाइम भी, ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर में हम लोगों को लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। लॉकडाउन के बाद से बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने देखा था। थोड़ा मोमेंटम में स्लो डाउन देखने को मिला था, पर ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि हाउसिंग में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अगर निवेशक 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो दिग्गज रियल एस्टेट कंपनीज में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस का अगर जिक्र करें, कंपनीज में दबाव देखने को मिला था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था इकोनॉमी में, पर उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होने का सिलसिला चालू होगा। शायद एक बार और हाइक हो सकता है, पर उसके बाद रेट कम होना चालू होगा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए भी माहौल अच्छा होगा, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल पे सरकार का फोकस अभी भी बहुत जोरों से है और इसका बेनिफिट हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस दोनों सेक्टर को मिलेगा। जिस सेक्टर से मैं निवेशक को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा वो है ग्लोबल मार्केट्स के साथ रिलेटेड, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ
बहुत ही क्लोजली रिलेटेड सेक्टर मेटल्स। यहाँ पे देखिए दिक्कत ये है कि निवेशकों ने पैसा बनाया है और अभी भी बीच बीच में ऐसा अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग का आ रहा है जिसमें पैसा बन रहा है, पर बाय एंड लार्ज ग्लोबल जो स्थिति है इसमें थोड़ा स्लो डाउन डेफिनेटली हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। यूएस में रिसेशन तो शायद नहीं होगा पर स्लो डाउन डेफिनेटली है। यूरोप में स्लो डाउन है। चाइना में भी हाँ ये बात सही है कि चाइना में वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी किक स्टार्ट किया जा रहा है, लॉकडाउन्स खत्म कर दिए गए हैं, कोविड रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गया है, पर इसके बावजूद चाइना में अभी तक कंजम्पशन जोरों से पिकअप नहीं हुआ है और मेटल डिमांड भी उतना जोरों से नहीं आया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी लॉजिक हम लोगों का है इसमें कि चाइना मेटल्स में कंजम्पशन लीड करता है और चाइना के डिमांड के ऊपर मेटल्स का प्राइसिंग डिपेंड होता है ग्लोबली। पर इस बार जो चाइना का फोकस है, जो हम लोगों को लग रहा है अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कि चाइना का फोकस कंजम्पशन पे हो रहा है ज़्यादा इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन जहाँ पे मेटल का जरूरत ज़्यादा होता है। तो चाइना का मेटल डिमांड भी शायद कम रहेगा इन स्पाइट ऑफ चाइना डेवलपिंग एंड चाइना ग्रोइंग। तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोग मेटल में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह निवेशक को दे रहे हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months। ओके, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज़ हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी आपसे फिर मुलाकात हो।